ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी। हमने एग्रीकल्चर चैप्टर का शुरू किया था, है ना। कल हमने एग्रीकल्चर चैप्टर के डिटेल क्वेश्चन का शुरुआत किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखे थे, जिसमें हमने सीखा था कि इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, अदर मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अदर कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं जो कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का वजह बन रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं या लिया जा सकता है। ठीक है, वो सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। पहले मैं इंट्रो के तौर पे आपको बता दूं, मैं जब भी आपके लिए वीडियो लाता हूं डिटेल आंसर, तब मैंने आपको जो तरीका बताया है चैनल में चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहां पे चेक कर लीजिएगा कि बोर्ड में डिटेल आंसर्स को हमको कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इंट्रो से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ मेन ऑक्यूपेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एकदम इंपॉर्टेंट पिलर है। अच्छा, आपने सुना होगा कि एक कवि का गाना था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोना चांदी उगल रहा है इसके लिए उसको बोल रहे हैं, है ना, कि इंडिया एक ऐसा देश था जहां पे जब हमारे पास कुछ भी रिसोर्स नहीं थे तो हमारे पास क्या था, ये धरती को हम माता मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसने हमारा वजूद बचाया, इसने हमारा जीविका चलाया, इसी ने हमको जीने का एक वजह दिया। ठीक है, नहीं तो हमारे पास कुछ रिसोर्स नहीं थे तब भी ये हमें सपोर्ट में रखा था। ठीक है, हम इसके थ्रू एक्सपोर्ट कर पाते थे, है ना, चीजों का एक्सपोर्ट करते थे। स्पाइसेस हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, कैश क्रॉप्स का हम एक्सपोर्ट करते थे पहले। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारे को सपोर्ट मिला था एग्रीकल्चर सेक्टर से मिला था। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स इंप्रूवमेंट, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्यों भाई? एज इट इज द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट आएगा तो वही तो है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा इंडस्ट्री सेक्टर को। तो इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर को अगर बढ़ाना है तो हमें किस में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, इट विल ऑल्सो गिव सॉल्यूशन। क्या क्या चीज का सॉल्यूशन देगा? देखो, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। माइग्रेशन, गांव के जो लोग हैं उनको बाहर आना पड़ता है। रीजन क्या है? क्योंकि एग्रीकल्चर में इनकम नहीं है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया जाए तो वहीं से इनकम जनरेट कर पाएंगे, है ना। लोगों के हाथ में इनकम ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, एक्सेट्रा। टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, और यही चीज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, मेजर्स का मतलब सॉल्यूशन, है ना। तो ये दोनों चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चन में से, कल और आज, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। और सिर्फ हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम बारीकी से छोटे आंसर्स को भी साथ साथ में पढ़ते जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ता हूं आगे में। सो बच्चों देखिए, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में पहला पॉइंट दिया है लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। अच्छा, कल आपने सीखा था कि लैंड से जो कलेक्शन किया जाता था, कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन किया जाता था, और बहुत सारे जमींदारी सिस्टम था, रेतवारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था। वो सारे सिस्टम के कारण क्या होता था, फार्मर इनिशिएटिव नहीं लेते थे कि भाई अपन अगर बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अपने को बेनिफिट कहां मिल रहा है उसका, है ना। उनको तो खाली नेसेसरी चीजों का बेनिफिट मिलता था। तो सरकार ने क्या किया, लॉ टू एबोलिश जमींदारी सिस्टम, बोला कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करो, है ना। जमींदारी सिस्टम मतलब क्या होता था, जिसका जमीन रहता था वो जमीन देता था फार्मर को उगाने के लिए, और फार्मर को सिर्फ जितना उसको जरूरत है उतना ही प्रोडक्ट देके बाकी सारा प्रोडक्ट ले लेता था। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला कि भाई जो जमींदार हैं वो लोग जो अपना जमीन देंगे उसके लिए सिर्फ वो रेंट वसूलेंगे, है ना, रेंट वसूलेंगे, और बाकी जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो पूरा हक उनका ही रहेगा, फार्मर का ही रहेगा। देखिए, लॉ टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम टू प्रोटेक्ट टीलर्स। अच्छा, टीलर्स कौन है सर? ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया। टीलर्स का मतलब क्या होता है? फार्मर। फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जमींदारी सिस्टम को हटाया गया, सो दैट फार्मर कैन गेट बेनिफिट ऑफ फार्मिंग क्रॉप। जो भी वो क्रॉप उगा रहे हैं उससे वो बेनिफिट ले पाए। देखिए, इट विल हेल्प फार्मर्स टू गेट बिग शेयर ऑफ देयर क्रॉप। इससे क्या हेल्प मिलेगा कि जो भी वो उगा रहे हैं उसका वो ज्यादा शेयर वो अपने पास रखेंगे, और सिर्फ रेंट के तौर पे कुछ हिस्सा जमींदार को देंगे। ठीक है, दिस में बिकम कॉज टू डू मोर एफर्ट्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और यही एक वजह बन सकता है जिससे कि भाई फार्मर को ज्यादा, अगर जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी वो मेहनत कर रहा है, अगर उसका ज्यादा हिस्सा वो उसके हिस्से में जाएगा, उसको मिलेगा, तो वो ज्यादा एफर्ट बढ़ाएगा कि हाँ भाई जितना ज्यादा मेहनत करूंगा उतना ज्यादा मेरा बेनिफिट होगा, है ना। तो ये सारी चीजें लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स में की गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगले पॉइंट पे आते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। याद है कल हम जब कॉजेस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि भाई सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये था कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा था, और दूसरा क्या था कि उन लोग को एग्रीकल्चर फाइनेंस नहीं मिल पाता था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो तुम्हारे लिए ये इलाज करते हैं कि तुमको इजीली फाइनेंस मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए। देखते हैं, टू प्रोवाइड क्रेडिट। अच्छा क्रेडिट क्या है सर? क्रेडिट फाइनेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फाइनेंस, है ना। टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर मॉनेटरी फैसिलिटीज टू फार्मर्स, ताकि सारे फार्मर्स को मॉनेटरी फैसिलिटीज और फाइनेंस मिल सके, इसीलिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स अंडरटेकन इन इंडिया। अच्छा सर नेशनलाइजेशन क्या होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक बैंक्स कर देती है। मतलब बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उसको क्या कर देती है, पब्लिक कर देती है। पब्लिक इन द सेंस कैसा, गवर्नमेंट बैंक्स हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट का बैंक हो जाएगा तो वो आसानी से मतलब अपने हिसाब से हैंडल कर सकती है। प्राइवेट बैंक्स कैसे होते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, है ना। प्राइवेट बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और पहले यही होता था कि फार्मर्स को या तो मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था या तो प्राइवेट बैंक्स के पास जाना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने बोला तुम ये सारे प्रॉब्लम्स को हटाओ, हम तुमको फंड करेंगे। मतलब मैं बैंक को क्या कर दिया हूं, नेशनलाइज्ड कर दिया। नेशनलाइज्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट के अंडर में आ जाना, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, है ना। उसके बाद टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया जाए, इसीलिए नाबार्ड। याद रखिएगा, एक मार्क के क्वेश्चन में बनता है फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। या तो आपको कौन से ईयर में नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था वो पूछा जा सकता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेट अप इन 1982। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, और नाबार्ड कब सेटअप हुआ था वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आंसर की जगह पे आप वहां पे भी आपका यूज कर सकते हो। और क्या क्या चीजें शुरू की गई ये क्रेडिट देने के लिए, तो यहाँ पे देखिए रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल का मतलब होता है लोकल एरियाज में, है ना, लोकल एरियाज गांव, है ना। रूरल मतलब गांव, ठीक है, ओके। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, दो बैंक का नाम याद रख लीजिए, रीजनल रूरल बैंक्स and land development banks was set up to provide cheap and easy credit। cheap का मतलब पता होगा आप लोग को, सस्ता, मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना ले, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, एंड इजी क्रेडिट प्रोवाइड हो जाए इंडियन फार्मर को, इसीलिए ये सारी चीजों का सेटअप किया गया था। तो नाबार्ड याद रखिएगा, जो कि 1982 में सेटअप किया गया था, एंड दो और बैंक्स, है ना, कौन से आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, एंड एलडीबीज, दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट का। देखिए एक ये भी प्रॉब्लम था कि भाई फार्मर्स क्रॉप तो उगा ले रहे हैं, लेकिन उसको बेचे कैसे, उसको ज्यादा दिन तक वो स्टोर करके नहीं रह सकते, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, है ना। तो गवर्नमेंट ने इसका भी सॉल्यूशन दिया। क्या सॉल्यूशन दिया? देखिए, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था उससे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटेड मार्केट सेटअप किया, जहां पे बोला कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट मतलब जो भी क्रॉप आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको किस तरीके से आपको बेचना है ना, किसको बेचना है, क्या रेट पे बेचना है, वो सारी चीजें डिसाइड की गई और वो एक रेगुलेटेड तरीके से चलाया गया, है ना। तो रेगुलेटेड मार्केट सेटअप किया गया जिससे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रॉब्लम से बाहर आ सके। देन द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड, एक सिस्टम बनाया गया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप। आप जो भी उगा रहे हो उसका क्या प्राइस रहना चाहिए, वो सारी चीजों को बताने के लिए फार्मर्स को पता होना चाहिए, ये सारी चीजों के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया, ठीक है। कुछ लोग भेजे जाते हैं गांव में कि भाई आपके क्रॉप का अभी ये प्राइस चल रहा है, ताकि फार्मर्स को पता रहे कि मेरे को सामान कितने में बेचना है। नेक्स्ट इज नेशनल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। अच्छा, स्टोर का प्रॉब्लम होता था ना, वो बना तो लिए लेकिन मान लीजिए वो स्टोर करके नहीं रख पाते थे, है ना। तो स्टोर का जो प्रॉब्लम था वो अब खत्म हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने दो लेवल पे काम किया, एक नेशनल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन एंड स्टेट वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन, ठीक है। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, गोडाउन। तो ये चालू किया गया जहां पे फार्मर अपने क्रॉप को रख सकते हैं, जैसे धान गेहूं जो भी उगाया उन्होंने, और जो उनके यूज के बाद उनके पास एक्स्ट्रा बच जा रहा है तो वो वहां पे ले जाकर रख सकते हैं, और नेसेसिटी के अकॉर्डिंग वो जिसको बेचना चाहे बेच सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, वो लोग मोटिवेट हुए और वो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। आगे देखिए, आपको देखने को मिल रहा है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के अंदर एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा,
आप अभी भी अगर नोटिस करोगे तो कई फार्मर ऐसे हैं जो अपने जमीन पे कोई भी रिसर्च नहीं करवाते, डायरेक्टली फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं और क्रॉप का कल्टीवेशन कम होता है ना, प्रोडक्शन कम होता है, तो बोलते हैं कि भाई मतलब मेरे को नसीब ही खराब है या तो ये सारा चीज मेरे से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम बनता है कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के रीजन। ठीक है, तो उसको हम सही कैसे करें? तो भाई गवर्नमेंट ने बोला कि तुम क्या करो, एग्रीकल्चर रिसर्च करो। अब वहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम क्या आ रहा था भाई? तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इंडियन फार्मर्स आर नॉट एबल टू रिसर्च एज दे आर लेस एजुकेटेड। भाई उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, वो गांव से बाहर का दुनिया देखे नहीं है। तो यहाँ पे उनके लिए ये प्रॉब्लम था कि हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, हम अपने जमीन का रिसर्च नहीं करवा पाएंगे, हमारे को उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अब सरकार क्या करे? तो द ड्यूटी इज एलोकेटेड टू नाबार्ड। अब सरकार ने बोला भैया नाबार्ड तुम आओ और तुम्हारा ड्यूटी है कि रिसर्च एक्टिविटीज का काम तुम देखोगे और फार्मर्स को नॉलेज एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे कि कैसे सोइल पे या कैसे जमीन पे आप किस टाइप के फार्मिंग कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? है ना? तो टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर कौन से टाइप के चीजें शुरू की गई? पंचायती राज लाया गया, जनधन योजना सुना होगा आपने, गांव में बहुत जबरदस्त तरीके से ये स्कीम फैला हुआ था, है ना, कि भाई अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना है तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि पंचायती राज सिस्टम चालू करो, जनधन योजना लाओ, ये सारी चीजें चालू की गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्रीकल्चर रिसर्च का, फिर बढ़ेंगे हम टेक्नोलॉजिकल मेजर्स की तरफ। ओके, सो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम दो टाइप के मेजर्स पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स भी। ठीक है, अच्छा सर अलग अलग अगर पढ़ते तो क्या होता? अलग अलग पढ़ते 3-3 मार्क्स के लिए आप तैयार हो जाते, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं उसमें डायरेक्टली आपको या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, या तो पूछा जाएगा इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बताइए। ठीक है, तो दोनों पूछा जाएगा, तो दोनों को मैं बता रहा हूं ताकि आपको दोनों क्लियर रहे एक साथ में। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, उसमें दोनों आपको एक साथ लिखना पड़ेगा, 4-4 पॉइंट लिखिएगा, मोर देन इनफ है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे इंप्रूव्ड सीड्स, पहला पॉइंट क्या बोला? इंप्रूव्ड सीड्स। भाई टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में कल हमने टेक्नोलॉजिकल कॉजेस में क्या क्या पढ़ा था कि भाई ओल्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी चल रहा है, मशीनरीज का यूज नहीं हो रहा है ना, पुराने टाइप के सीड्स का यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड का यूज नहीं हो रहा है, काउडंग का यूज हो रहा है ना, वो सारी चीजें सीखेंगे। देखिए ना लिखा है इंप्रूव्ड सीड्स आर डेवलप्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस, है ना। साइंटिफिक इन्वेंशन जो हुआ उसने क्या किया, सीड्स को इंप्रूव करके क्या बना दिया? हाइब्रिड सीड। हर चीज में इन्वेंशन हो रहा है ना, हर चीज में नयापन हो रहा है ना। पहले हम साइकिल से चलते थे, धीरे धीरे इन्वेंट हो गया, अब वो मोटरसाइकिल बना, है ना। अब धीरे धीरे हम एरोप्लेन में भी चल रहे हैं। मतलब ऐसा कि इन्वेंशंस के थ्रू सीड्स को क्या किया गया? इंप्रोवाइज किया गया, मतलब उसमें और क्वालिटी ऐड किए गए। तो इंप्रूव्ड सीड्स आर डेवलप्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशन। अब इसका हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए इंप्रूव्ड सीड्स हैं तो उसके क्या यूज है भाई? तो दीज हाइब्रिड सीड्स गिव मोर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है भाई? कि हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे थे पुराने टाइप के सीड से वो इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड प्रोडक्शन होगा। 4 महीना लगता था पहले, अभी 2-2.5 महीने में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिसीज, डिसीज से क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है ना, यहां ध्यान रखिएगा। और एक चीज यहां पे आपको दिख रहा होगा सीड रिवोल्यूशन। सीड रिवोल्यूशन क्या होता है सर? तो द राइज इन फूड ग्रेन्स विथ, राइज का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, इंक्रीज, द राइज इन फूड ग्रेन विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ सीड्स। ये सीड्स का यूज करके जो हमारे फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा आ रहा है वही चीज को हम क्या बोलते हैं? सीड रिवोल्यूशन। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के। सो बच्चों देखिए यहां लिखा है यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। कल हमने पढ़ा था ना कि आज भी फार्मर्स किस चीज का यूज करते हैं? काउ डंग का यूज करते हैं, जबकि एग्रीकल्चर का रिक्वायरमेंट चेंज हो चुका है, लैंड के पोजीशन चेंज हो चुके हैं। देखिए जमीन की है ना फर्टिलिटी एक लेवल तक रहती है, तो अगर उसको फर्टाइल वापस बनाना है तो आपको चीजों को बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा है केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर गिव्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सुना है कभी? न्यूट्रिशन की कमी, है ना, न्यूट्रिशन की कमी के कारण किसी का ग्रोथ रुक सकता है। तो क्रॉप में भी यही होता है, क्रॉप में भी तो जाना है, हमारे में जाना है तो क्रॉप में भी जाना है ना। तो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर गिव न्यूट्रिशन टू प्लांट एंड हेल्प्स इट टू ग्रो रैपिडली। उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को और ये हेल्प करता है कि भाई
क्रॉप जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, ठीक है, कटने लायक हो जाए, ताकि उसका यूज में लिया जा सके, ठीक है। देन कैसे कैसे टाइप के केमिकल, नाइट्रोजन, फोस्फेट, पोटाश एंड अदर केमिकल्स यूज्ड एज अ क्रॉप। क्रॉप की जैसी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, हम बचपन में बॉर्नविटा पीते थे तो हमारा ग्रोथ अच्छे से हुआ, तो आज भी हम बॉर्नविटा ही पी के ग्रो कर सकते हैं क्या खुद को? नहीं, है ना। हर एज का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, तो हर क्रॉप का भी रिक्वायरमेंट अलग होता है, ठीक है। तो वो क्रॉप के अकॉर्डिंग जो भी केमिकल का यूज होता है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर। अब ध्यान से समझिएगा, पब्लिक सेक्टर बार बार क्यों आ जा रहा है बीच में? पब्लिक सेक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई एग्रीकल्चर जो करते हैं, जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, वो कौन है? फार्मर्स। और फार्मर्स को अगर फर्टिलाइजर खरीदना है तो बताइए, वो अगर प्राइवेट कंपनी से खरीदेगा तो प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है, तो वो महंगे में बेचेगी। इसलिए क्या होता है ना, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट लोअर रेट टू इंडियन फार्मर्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के थ्रू ये बनाया जाता है फर्टिलाइजर्स, और इंडियन फार्मर्स को कम दाम में बेचा जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी इंक्रीज किया जा सकता है प्रोडक्शन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे ध्यान लगाइए और देखिए क्या लिखा है, यूज ऑफ मशीन। कल हमने ये भी डिस्कस किया था ना कि भाई बुफेलो का और किस चीज का यूज करते थे, वो था ना, क्या बोलते हैं, अपना हल था, है ना, बुफेलो का यूज कर रहे थे। आज के टाइम पे भी हम हल बैल का यूज कर रहे थे, उसके कारण भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रहा था, है ना। प्लो और बुफेलो का यूज करते थे गांव में, कल अपन ने डिस्कस किया था कॉजेज में, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज ट्रेडिशनल इक्विपमेंट एंड मशीन। ट्रेडिशनल इक्विपमेंट एंड मशीन, वही हल बैल, और पानी के लिए हम नदी नाला का यूज करते थे, है ना। वो सारी चीजों के कारण भी क्या होता था, प्रोडक्टिविटी लो रहती थी, क्योंकि अगर पानी अगर नहीं आएगा, मान लीजिए नदी में पानी नहीं आ रहा है, तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, है ना। ये सारे रीजंस होते हैं। तो मॉडर्न मशीन्स आर इन्वेंटेड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया कि भाई एग्रीकल्चर में हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, किस चीज का इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? मॉडर्न मशीनरीज का यूज करना पड़ेगा। और मॉडर्न मशीनरीज में क्या क्या? देखिए, इट इंक्लूड्स ट्रैक्टर, थ्रेसर, इलेक्ट्रिक पंप। अभी देखिए, पानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू सारे खेत में पहुंचा दिया जाता है। भले वो नदी और नाले से बहुत दूर है खेत, बट आसानी से वहां तक पहुंचाया जा सकता है। थ्रेसर क्या होता है, आसानी से कटाई की जा सकती है ना। ट्रैक्टर्स क्या करता है, खेत को पूरा खोदने के लिए यूज किया जाता है ना। जिसको पहले हम हल बैल से यूज करते थे, आज हम ये सारी चीजों का यूज करके, ये सारी मशीनों का यूज करके हम बहुत ही आसानी से सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके भी थ्रू क्या होगा, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए, पॉइंट दिख रहा होगा आपको, सोइल टेस्टिंग। ये अब कॉमन हो चुका है, हर गांव में आपको ये सुनने में मिलेगा कि सरकार की तरफ से कुछ लोग आते हैं जो कि सोइल टेस्टिंग का काम करते हैं, है ना। सोइल टेस्ट करके बताते हैं कि भाई आपका क्रॉप, कौन सा क्रॉप आप अपने खेत पे उगा सकते हो, या आपका क्रॉप अगर नहीं उग सकता है, फेवरेबल नहीं है, अगर फेवरेबल नहीं है आपका जमीन, तो उसके लिए आप कौन से केमिकल्स का यूज करके, या आप क्या चीज का यूज करके उसको फेवरेबल बना सकते हो। ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन देने के लिए सरकार लोगों को भेजते हैं, ठीक है। देखिए, सोइल टेस्टिंग इज मच पॉपुलर इन कल्टीवेशन विथ द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक। साइंटिफिक टेक्निक का हेल्प करके पता किया जाता है, सोइल का टेस्ट किया जाता है कि मिट्टी कितना लेवल तक फर्टाइल है और क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो सारी चीजों का, ठीक है। सोइल टेस्टिंग हेल्प्स टू नो दैट द लैंड इज फेवरेबल टू क्रॉप और नॉट। मान लीजिए आप एक फार्मर हैं, तो आपको कैसा है कि आप कुछ उगाना चाह रहे हैं, तो आपको जो सोइल टेस्ट करने वाला आएगा वो आपको बता देगा चेक करके कि भाई ये जो भी आप क्रॉप इस पे उगाने वाले हो वो उसके लिए फेवरेबल है या नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन सोइल टेस्टिंग के दौरान ये भी पता चल जाता है कि क्रॉप फेलियर के चांसेस हमारे घट जाते हैं, ठीक है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है सर कमी, समझते चलिएगा, नोट्स को साथ में बनाइएगा। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सोइल, मिट्टी के अंदर क्या कमी है वो चीज के बारे में आपको बताएगा। दिस वे लैंड कैन बी मेड फेवरेबल टू क्रॉप। अब आप उसमें जो भी कमी है, जैसे कि पोटेश की कमी है ना, और जो भी केमिकल की कमी रहेगी, आप उसमें केमिकल का यूज करके आप उस पे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा कि भाई क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, नोट्स बना के। हमारा 60 डे चैलेंज, 60 डे नॉन स्टॉप
स्टॉप चैलेंज चल रहा है, जिसमें हर रोज हम एक डिटेल आंसर्स को याद करेंगे। किस चीज का? इकोनॉमिक्स का एंड साथ में ओसी का। ये दो चीज का पूरी तरीके से डिटेल आंसर सेक्शन ई एंड सेक्शन डी, ये दो सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस को मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का तैयारी के पीछे अपन लगे हुए हैं।